नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। बिहार में आज एनडीए की नई सरकार के गठन को लेकर सबसे निर्णायक दिन है। आज कई बड़े फैसले लिए जाने हैं। मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार के नाम पर औपचारिक मुहर लग जाएगी। इसके साथ ही ये भी साफ होगा कि डिप्टी सीएम कौन होंगे, मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी, पावर शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा, किस महायोगी दल को कितने मंत्री मिलेंगे और मंत्रालयों का बंटवारा किस तरह होगा। विधानसभा अध्यक्ष पद से लेकर पूरी सत्ता की तस्वीर आज स्पष्ट हो सकती है। पूरे राज्य की नजर आज पटना की इस बैठक पर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान पहुंचकर नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का निरीक्षण लिया। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर यानी कि कल प्रस्तावित है। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने मंच पर अतिथियों के बैठने की व्यवस्था एवं अन्य उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। अधिकारियों ने शपथ ग्रहण समारोह में अति विशिष्ट व्यक्तियों, निर्वाचित विधायकों, वरिष्ठ नेताओं एवं बड़ी संख्या में पहुंचने वाले आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा एवं अन्य उपलब्ध कराई जाने वाली आवश्यक सुविधाओं के बारे में भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री नितिन नवीन, मंत्री संजय सराबगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विधानसभा के चतुर्थ स्तर को आहूत कर दिया है। ये स्तर 5 दिसंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में औपबंधिक कार्यक्रम को मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने विस्तृत स्केड्यूल जारी कर दिया है। कुल 5 कार्य दिवस निर्धारित हैं, जिसमें जनहित मुद्दों पर प्रकाश डाला जाएगा। द्वितीय अनुपूरक बजट और विधेयकों पर चर्चा शामिल होगी। विधायक जनहित से जुड़े प्रश्न विधानसभा में दर्ज करा सकेंगे। स्तर में 4 दिन निर्धारित हैं, जो सदन के नियमित कामकाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने स्तर होने की सूचना सभी सदस्यों, मंत्रियों और संबंधित अधिकारियों को भेज दी है। सहरसा दौरे पर पहुंचे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से देश को बचा लेने का आग्रह करते हुए उनसे प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने की नसीहत दी है और बगैर कोई शर्त के बिहार के मुख्यमंत्री के बेटे निशांत के नेतृत्व में चिराग पासवान या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी नहीं संभले तो आने वाले 6 महीने तक भारतीय जनता पार्टी जेडीयू समेत सभी पार्टियों को तोड़ देगी। हम नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं कि कल उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं सौंपा। उन्होंने बीजेपी की चाल को अच्छे तरीके से समझ लिया है। समय रहते हुए नीतीश जी समझ गए, नहीं तो उनके पार्टी की सीट भी गायब हो जाती। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पाटलिपुत्र स्थित कैंप कार्यालय में महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी को मिली हार की जिम्मेदारी खुद पर ली। कहा कि हम लोग व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सके, हमारी सोच में कुछ गलती हुई होगी। ये जिम्मेदारी मेरी है और मैं खुद इसे स्वीकार करता हूँ। जीतने वालों को बधाई देते हैं। हमारे लिए ये आत्मचिंतन का समय है। जिन लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सके, उनसे क्षमा मांगते हैं। साथ ही
20 तारीख को भीतिहरवा आश्रम में एक दिन का सामूहिक उपवास रखेंगे। साथ ही कहा कि चुनाव में हमें वोट नहीं मिला, लेकिन वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है। हमने कुछ गुनाह नहीं किया है। बिहार में जहां सिर्फ जाति धर्म की राजनीति होती है, वहां हमने मुद्दों की राजनीति की है। इस बार भी जो ऐसा करके जीते हैं, अब उन्हें हिसाब देना ही होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज आईएसबीटी पहुंचे और औचक निरीक्षक कर सफाई व्यवस्था और यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं का जनता से फीडबैक लिया। सफाई रखना हम सबका कर्तव्य है और इसे अपने व्यवहार में भी शामिल करना चाहिए। औचक निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने दुकानदार, बस में बैठे यात्री और पार्क में बैठे लोगों से भी वहां मिल रही सुविधाओं का फीडबैक लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएसबीटी में औचक निरीक्षण के दौरान झाड़ू लगाकर सफाई व्यवस्था का संदेश भी दिया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री का ये संदेश सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के हर ब्लॉक में आध्यात्मिक गांव विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गांवों का चयन किया जाएगा, जहां योग, आयुर्वेद और ध्यान केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सुझाव पर आधारित है जिसमें उन्होंने उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करने की बात कही थी। इन गांवों में योग और आयुर्वेद के केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगे। ध्यान केंद्रों का निर्माण किया जाएगा, जो मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त होंगे। इन गांवों के विकास से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा 24 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है। पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि शीतकालीन यात्रा को लेकर हमारी विभाग तैयारी में लगा हुआ है। उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर मंदिरों में शीतकालीन पूजा की जाती है। शीतकालीन यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं, जिसके अनुसार संबंधित विभाग काम कर रहे हैं। लंबे समय के इंतजार के बाद हाईकमान द्वारा प्रदेश कांग्रेस को नए अध्यक्ष सहित 27 जिलों के अध्यक्षों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। वहीं बीते रविवार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पदभार ग्रहण समारोह के बीच हरीश रावत का एक बयान सामने आया है, जिसमें हरीश रावत ने नई संरचना को पंचमुखी रुद्राक्ष व पंच पांडवों की संज्ञा दी है। इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। वहीं भाजपा प्रदेश वक्ता हनी पाठक ने हरीश रावत के बयान के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हरीश रावत स्वयं ऊपर से नीचे तक विष से ग्रसित है। उनका इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को विष से दूर रहने की बात करना साफ तौर पर ये इशारा कर रहा है कि विष से भरे हुए हरीश रावत से अब कार्यकर्ताओं को दूर रहना चाहिए, क्योंकि गुटबाजी, कटाक्ष करना, लोगों के कार्य में मट्टा डालने का काम जो अब तक हरीश रावत करते आए हैं, उस सबसे सजग रहने की हिदायत उन्होंने खुद अपने कार्यकर्ताओं को दी है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी में थोड़ी जान आ जाए। पाठक ने कहा कि हरीश रावत द्वारा अपनी उम्र के अनुसार अपने कार्यकर्ताओं को निश्चित तौर पर एक कदम सटीक हिदायत दी गई है। साथ ही उनका इशारा अपनी ही ओर था कि उनसे सारे कार्यकर्ताओं को दूर रहने की आवश्यकता है। – 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बहुमत हासिल की है। एग्जिट पोल द्वारा भी अनुमानित किया गया कि इस चुनाव के दौरान महिलाओं का विशेष समर्थन मिला है। वहीं प्रदेश भाजपा के महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि केंद्र से लेकर राज्यों में उपस्थित भाजपा सरकार द्वारा महिलाओं के हित में अनेकों कार्य किए गए हैं। साथ ही उनके
अनेकों लाभकारी योजनाओं का निर्माण भी किया गया है। महिलाओं का अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण उत्तराखंड के बीते विधानसभा चुनाव में व हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों ने विजय बनाकर अपने विश्वास को दर्शाया है। परिहार ने बताया कि निश्चित ही बिहार की तर्ज पर आगामी 2027 के प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी यही विश्वास देखने को मिलेगा और भाजपा पुनः विजय प्राप्त करेगी। रायपुर बस्तर में नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोक दी गई है। आतंक के पर्याय खूंखार नक्सली हिडमा और उसकी पत्नी राजे को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। उसकी पत्नी राजे को भी ढेर कर दिया है। सुकमा जिले में आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर मुठभेड़ में हिडमा और उसकी पत्नी राजे समेत कुल 6 नक्सली मारे गए हैं। देश के कई नक्सल प्रभावित राज्यों में मोस्ट वांटेड नक्सली हिडमा का मारा जाना नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों की बड़ी जीत है। अब माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दी गई डेडलाइन 31 मार्च 2026 से पहले ही नक्सलवाद का समूल नाश हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा से अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। सुरक्षा बलों के मुठभेड़ में खूंखार नक्सली माडवी हिडमा मारा गया है। हिडमा के साथ उसकी पत्नी राजका उर्फ राजे भी मारी गई है। इस मुठभेड़ के बाद 6 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश के ग्रेहाउंड जवानों का सर्चिंग ऑपरेशन क्षेत्र में जारी है। 43 वर्षीय कुख्यात नक्सली कमांडर मांडवी हिडमा 26 घातक हमलों के लिए जिम्मेदार था। 2013 दरबा घाटी में हुए नरसंहार और 2027 सुकमा हमले में वह शामिल रहा है। मांडवी हिडमा लंबे समय से सुरक्षा बलों के रेडार पर था। किशनगंज शहर में एक बार फिर चिटफंड कंपनी की बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। शहर के हलीम चौक पावर ग्रिड के ठीक सामने मोहम्मद जसीम के मकान में शुभारंभ चिटफंड कंपनी द्वारा कार्यालय बनाया गया था, जहां सैकड़ों गरीब महिलाओं से लोन दिलाने के नाम पर 40 से 50 हजार रुपए तक स्कैनर के माध्यम से जमा करवाए गए, जिसका प्रमाण कई लोगों के मोबाइल में है। और जब मोटी रकम जमा हो गई तो अचानक कार्यालय बंद कर फरार हो गए चिटफंड कंपनी के कर्मी। और जब आज मंगलवार सुबह जब पीड़ित महिलाएं और उनके परिजन पैसे वापस लेने या लोन की किस्त जमा करने पहुंचे तो ऑफिस पर ताला लटका मिला। इसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और पत्थरबाजी की और गुस्साए लोगों ने किशनगंज बहादुरगंज मुख्य मार्ग को कुछ देर के लिए जाम कर दिया। बिहार एसटीएफ के नारकोटिक्स सेल ने मुजफ्फरपुर में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा के नेतृत्व में अहियापुर थाना पुलिस के द्वारा की गई इस कार्रवाई में कुल 1016 ग्राम हेरोइन और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एसटीएफ के द्वारा सूचना मिली कि 2 मादक पदार्थ तस्कर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया बस स्टैंड की ओर बड़ी मात्रा में हेरोइन लेकर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम में अहियापुर थाना पुलिस को भी शामिल किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बैरिया बस स्टैंड के पास दोनों तस्करों को दबोच लिया। जिले में धड़ल्ले से चल रहा बालू का अवैध खनन। बालू माफिया बिना विभागीय अनुमति के कर रहा लाल सोने की लूट। विभागीय भ्रष्टाचार का गठजोड़ करा रहा अवैध बालू का अवैध खनन। एनजीटी और खनिज विभाग को धता बताकर दिन रात की जा रही थी बालू की खुली लूट।
खंगरा मौजा के गाटा संख्या 279 में निजी भूमि पर गरज रही मशीनें। पनवाड़ी थाना क्षेत्र के खंगरा मौजे पर भारी भरकम मशीनों से अवैध खनन को अंजाम दे रहा खनन माफिया। बोकारो के सेक्टर 4 थाना अंतर्गत पौष इलाका कहे जाने वाले सेक्टर 4 में आग की घटना ने मचाई तबाही। सड़क किनारे लगे आधा दर्जन दुकानें जलकर खाक हो गई। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते दुकानें धू धू कर जलने लगी, जिसकी लपट दूर दूर तक दिखाई देने लगी। आग के जद में आई गैस रिफिल की दुकान, सैलून, कार एक्सेसरीज, गाड़ियों की नंबर प्लेट की दुकान तथा गुमटी नुमा दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। मंगलवार की देर शाम 8:30 बजे घटी इस घटना से अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड के 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग जहां लगी वहां सैकड़ों की संख्या में दुकानें हैं और सभी एक दूसरे से सटी हुई हैं। अगर समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आग लगने की ये घटना और भी भयावह होती। आग जब लगी उस समय सभी दुकानें रोज की तरह खुली हुई थी और आग इतनी तेजी से फैल गई कि लोगों को अपना सामान बचाने का मौका भी नहीं मिला। हालांकि एक अच्छी बात रही कि इस अगलगी में किसी की जान माल की हानि नहीं हुई। गोड्डा मुफस्सिल थाना पुलिस ने सोमवार की देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए लूटपाट और डकैती की योजना बना रहे अपराधियों के गिरोह को दबोच लिया। पुलिस ने मौके से 5 अपराधियों को 2 देसी कट्टा और जिंदा गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। हेडक्वार्टर डीएसपी जेपीएन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक धर दबोचा। डीएसपी के अनुसार सभी गिरफ्तार आरोपी लूट की योजना बनाने के दौरान ही पुलिस के रेडार पर आ गए थे और उसी समय उन्हें हथियारों सहित दबोच लिया गया। महाराष्ट्र में अंबरनाथ के जावसई इलाके में एक युवक पर 8 लोगों की टोली ने तलवार और कोयते जैसे धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया। पीड़ित सुधीर ओम प्रकाश सिंह फुल्लेनगर वाड़ी में अपने परिवार के साथ रहते हैं और उनका इलाके में एक तबेला है। हमले के पीछे कोई आपसी रंजिश बताई जा रही है। सुधीर अपनी गाड़ी की टूटी हुई वेल्डिंग का काम कराने के लिए घर के पास ही दुकान पर गए थे। तभी अचानक मोटरसाइकिल पर सवार 9 युवक आए और उन्होंने सुधीर पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों के पास तलवार, कोयता जैसे घातक हथियार थे और उन्होंने मारने के इरादे से पीड़ित पर हमला किया। हमले में सुधीर सिंह की पीठ, हाथों और पैरों पर गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें उल्लासनगर के सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावरों ने भागते समय पीड़ित की मोटरसाइकिल पर भी वार किए। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें हमला साफ दिखाई दे रहा है। 13 नवंबर 2025 को तलासरी पुलिस को हाईवे के पास एक महिला का संदिग्ध हालत में शव मिला था। गला दबाकर हत्या की गई होने का अंदेशा था। मामला गंभीर होने पर पुलिस ने जांच तेज की और मृतका की पहचान अफसाना हसरतुल खान, जिनकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है, के रूप में हुई। आगे की जांच में पता चला कि उसकी हत्या उसी के पति सकीर अली मंसूरी, जिनकी उम्र 43 वर्ष बताई जा रही है, उन्होंने की है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अनैतिक रिश्तों को लेकर गुस्से में आकर हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये सफलता पालघर पुलिस की टीम ने मिलकर कड़ी मेहनत और तकनीकी जांच के आधार पर हासिल की। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मजा चखाने वाला एक फौजी अपनी ही पत्नी की प्रताड़ना से दुखी हो गया है। फौजी ने ग्वालियर पुलिस से अपनी पत्नी से बचने की गुहार लगाई है। फौजी का आरोप है कि उसकी पत्नी जीजा से सेट है और अब उसे डर है कि कहीं उसका हश्र इंदौर के राजा रघुवंशी कांड की तरह न हो जाए।
पुलिस ने फौजी की शिकायत पर मामले की जांच का भरोसा दिलाया है। ग्वालियर के रहने वाले फौजी ने अपनी पत्नी से बचने की गुहार लगाई है। गोला का मंदिर इलाके में रहने वाला देवेंद्र सिंह राजावत भारतीय फौज का सिपाही है। देवेंद्र ने पुलिस को दिए आवेदन पर बताया कि 25 अप्रैल 2025 को उसकी शादी औरैया जिले में रहने वाली वंदना चौहान के साथ हुई थी। वंदना मुरैना के सरकारी अस्पताल में नर्स के पद पर तैनात है। फौजी का आरोप है कि उसकी पत्नी वंदना ने जायदाद और प्रॉपर्टी हड़पने की नीयत से प्लॉट तरीके से उससे शादी की है। फौजी का आरोप है कि 25 अप्रैल को शादी के बाद वंदना ने सुहागरात के पहले उससे प्रॉपर्टी आदि के बारे में पूछताछ की। जब उसने बताया कि सारी संपत्ति मां के नाम है तो वो नाराज हो गई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली सरकार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI मापने वाले उपकरणों की गुणवत्ता के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा था। हालांकि कोर्ट ने दिल्ली में सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग को अस्वीकार कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार से कहा था कि सरकार प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दीर्घकालिक समाधान खोजे। कोर्ट ने केंद्र सरकार से विस्तृत प्लान दाखिल करने को कहा था। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।